नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश पर मेडिकल एजुकेशन में। दोस्तों आज का टॉपिक है वो है फाइब्रस डिस्प्लेशिया के बारे में। तो क्या है ये कंडीशन? ये एक रेयरेस्ट बोन कंडीशन है। क्या होता है इसमें? हमें जैसे पता है कि फाइब्रस टिश्यू जो है, ये जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल हैं, इनकी मदद से जो है धीरे धीरे बोन फॉर्मेशन करना शुरू कर देती है विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस। तो तब जाके एक बोन का ढांचा जो है वो बनता है। लेकिन यही फाइब्रस टिश्यू में अगर कुछ जेनेटिकल म्यूटेशन में अगर प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से जो फाइब्रस टिश्यू का सही तरीके से निर्माण जो है वो अगर नहीं हो पाता है, इसकी वजह से जो बोन्स हैं वो फ्रेजाइल होती हैं, फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं, या फिर बोन का जो ढांचा रहता है, जो उसका जो शेप है, वो सही तरीके से नहीं होता है। और डिस्प्लेजिया का मतलब क्या है? ये एक टर्म से निकला हुआ है कि जिससे कहा जाता है डिस्प्लास्टिक। मतलब कि सेल म्यूटेशन या जो सेल का जो डेवलपमेंट होता है उसमें ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, सेल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, उसमें डिस्टरबेंस आ जाना, उसमें किसी न किसी तरीके का कुछ जेनेटिकली प्रॉब्लम आ जाना, तो उस टर्म को कहा जाता है डिस्प्लास्टिक। और उसी से ये टर्म बना हुआ है डिस्प्लेशिया। तो फाइब्रस में होने वाली जो तकलीफ है, फाइब्रस जो टिश्यूज हैं उसमें जो सेल डेवलपमेंट का अगर म्यूटेशन में कुछ तकलीफ आई है, कुछ उसमें प्रॉब्लम आई है, तो उस टर्म को कहा जाता है फाइब्रस डिस्प्लेजिया, सिंपल भाषा में। अब इसके बारे में आज समझने वाले हैं कि इसके टाइप्स क्या क्या हैं, कॉजेज, सिम्टम, ट्रीटमेंट। और ये एक रेयरेस्ट डिसीज है, बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलता है। तो इसका जो डायग्नोसिस करने में जो है वो काफी ज्यादा तकलीफ होती है। तो आज इसके बारे में डिटेल समझ लेते हैं। बॉडी ग्रो वीकर फाइब्रस टिश्यू इन योर बोन इंस्टेड ऑफ द हेल्थी बोन टिश्यू। तो सही बोन टिश्यू जो बननी चाहिए उसकी बजाय क्या होता है कि वीकर फाइब्रस टिश्यू जो है वो बनते हैं। मतलब फाइब्रस टिश्यू बनते हैं लेकिन उनमें जो मजबूती होनी चाहिए, जो पकड़ होनी चाहिए, वो कमजोर रहती है। अफेक्ट एनी बोन इन योर बॉडी, एक्सपीरियंस बोन फ्रैक्चर थ्रू आउट द लाइफ। शरीर में जो जितनी भी हमारी हड्डियां हैं उसमें से किसी भी पार्ट के, किसी भी शरीर के हिस्से की हड्डी को ये अफेक्ट कर सकता है और पूरी जिंदगी भर आपको मल्टीपल फ्रैक्चर जो है वो इसका अनुभव आप करेंगे। रेयर बोन कंडीशन है, ऑल्सो अफेक्ट द शेप ऑफ द बोन एज दे ग्रो। सही से बात है, अगर वो सही तरीके से उसका निर्माण नहीं हो रहा है, उसका जो शेप है सही तरीके से नहीं बन रहा है, तो जो प्रॉपर बोन का जो फाइनल शेप आना चाहिए वो सही तरीके से नहीं आ पाता है। इट इज रेफर्ड एज डिस्प्लास्टिक। डिस्प्लास्टिक का मतलब मैंने आपको समझा दिया। अफेक्ट द स्ट्रेंथ एंड द ग्रोथ ऑफ द बोन। तो जाहिर सी बात है, अगर फाइब्रस टिश्यू अगर वीक होंगे तो बोन में जो स्ट्रेंथ आनी चाहिए, जो मजबूती आनी चाहिए, वो कम रहेगी। साथ ही जो उसकी ग्रोथ आनी चाहिए सही तरीके से, तो फाइब्रस टिश्यू सही तरीके से बन नहीं रहा है, इसलिए उसमें ग्रोथ भी जो है वो प्रॉपर देखने को हमें नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ ऐसी बोन्स है हमारे बॉडी में जो कि सबसे ज्यादा इस कंडीशन से अफेक्टेड होती है। तो वो कुछ ज्यादा जो हाईलाइट होती हैं बोन्स, कि अगर किसी को अगर फाइब्रस डिस्प्लेशिया अगर हुआ है तो मैक्सिमम जो केसेस देखे गए हैं उनमें ये प्रकार की बोन्स देखी गई है। कौन सी? एक तो फेमस जिसे थाई बोन कहते हैं हम लोग, टीबिया यानी कि जो शीन बोन, टिबिया फाइबुला जो सबसे नीचे रहती है, तो उसमें जो टिबिया बोन रहेगी, जो जिसे शीन बोन कहा जाता है, वो बोन को अफेक्ट रहेगा। रिब्स, थोरैसिक कैविटी का जो केज बनाती है, थोरैसिक केज की जो हड्डियां बनाती हैं, जैसे रिब्स कहा जाता है, वहां देखने को मिलता है। अपर आर्म, जैसे कि ये हमारा आर्म का जो ऊपर की हड्डी है, जिसे ह्यूमेरस कहा जाता है, उसमें। और स्कल, तो स्कल में भी होगा। और साथ की जो फेशियल बोन है, स्कल में कैसे यहाँ की बोन रहती है और ये रहती है फेशियल बोन, तो स्कल में भी होगा। और फेशियल बोन यानी कि पूरा का पूरा जो खोपड़ी जिसे हम लोग कहते हैं, वो कहीं ना कहीं इस बोन को जो है, किसी न किसी बोन को जो है वो अफेक्ट करेगा, जिसके कारण नर्व्स अफेक्ट होंगी, जिसके कारण क्या होगा, जो नर्व को अफेक्ट करेगी वो ऑर्गन अफेक्ट होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आंखों की नर्व को अफेक्ट कर रहा है तो आंखों में प्रॉब्लम आएगी, हियरिंग नर्व को अफेक्ट कर रहा है तो हियरिंग में प्रॉब्लम आएगा, नेजल नर्व को अफेक्ट कर रहा है तो नाक में प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरीके से कंडीशन जो है वो देखने को मिल सकती हैं। एबनॉर्मल टिश्यू फ्रॉम फाइब्रस डिस्प्लेशिया इज ऑलवेज बिनाइन, इट इज नॉट कैंसरस। तो ये जो टिश्यू है, इसका जो एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई कैंसरस ग्रोथ हो रहा है। तो ये बनती जाती है एबनॉर्मल, ये बढ़ती जाती हैं, तो और वो टूटती भी जाती हैं। तो ये एबनॉर्मल ग्रोथ अगर होती है इसकी फाइब्रस डिस्प्लेशिया में, तो ये नॉन बिनाइन रहती है। मतलब ये बिनाइन रहती है, ये मतलब नॉन कैंसरस रहती है। तो ये बिनाइन कंडीशन में रहेगी, नॉन कैंसरस है, मतलब ये कोई कैंसरस कंडीशन नहीं है। टाइप ऑफ फाइब्रस डिस्प्लेशिया, तो इसका टाइप किस तरीके से डिवाइड किया जा सकता है? क्या लगता है आपको
कि मैंने पहले कहा कि ये हड्डियों से रिलेटेड है, तो इसका टाइप किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा कि ये एक हड्डी को अफेक्ट कर रहा है कि ज्यादा हड्डियों को अफेक्ट कर रहा है, उस हिसाब से इसका टर्म दिया गया है, उस हिसाब से इसका टाइप दिया गया है। एक है मोनोस्टोटिक फाइब्रस डिस्प्लेसिया, यानी कि ये अफेक्ट करेगा, मोनो है तो एक ही बोन को, और पॉलीओस्टोटिक यानी कि पॉलीओस्टोटिक फाइब्रस डिस्प्लेसिया यानी कि ये मल्टीपल बोन को जो है ये अफेक्ट करेगा। इससे कॉजेज क्या क्या है, देखो एग्जैक्ट कॉज जो इसका है ना कि जेनेटिक म्यूटेशन को ही माना जाता है। मतलब देखो बच्चा है और जब वो एक बड़ी एज में बनता है, जैसे कि आज मैं हूं, तो मेरे बचपन की फोटो देखोगे और अभी की फोटो देखोगे तो बहुत चेंज मिलेगा। तो क्यों होता है, तो वो जो सेल में म्यूटेशन होता है, चेंजेस आता है, जो एक सेल की लाइफ रहती है वो मरती है, दूसरी लाइफ करती है, तो सेल जो है वो अपना डुप्लीकेशन करती है, उस डुप्लीकेशन में उसमें काफी बदलाव आते हैं, वो चेंजेस आते रहते हैं सेल में, डेवलपमेंट में काफी ज्यादा चेंजेस आते रहते हैं। इसीलिए हमारा शरीर धीरे धीरे जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, लुक में, पर्सनालिटी में, उसमें काफी ज्यादा बदलाव जो है वो हमें देखने को मिलता है, उसे कहा जाता है जेनेटिक म्यूटेशन में हम देखते हैं। तो इस जेनेटिक म्यूटेशन में अगर कुछ ना कुछ अगर प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें जो भी बदलाव होता है जीन्स में, वो एक सबसे बड़ा कारण जो है इसमें माना गया है। अब हमने क्रोमोसोम देखते हैं, क्रोमोसोम के जो पेयर रहते हैं, तो म्यूटेशन चेंज इन द क्रोमोसोम 20, तो 20 नंबर वाला जो क्रोमोसोम रहता है, क्रोमोसोम का अलग से एक टॉपिक लूंगा तो उसमें पूरा डिटेल में आपके साथ एक्सप्लेन कर लूंगा। तो क्रोमोसोम का जो एक 20 नंबर का जो क्रोमोसोम रहता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल रहता है, वन जीन दैट्स इन चार्ज ऑफ योर बोन फॉर्मेशन एंड ग्रोथ। तो इसके अंदर जो जीन्स रहते हैं जो कि बोन्स के फॉर्मेशन और बोन्स के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है ये जीन, उसमें अगर जेनेटिकली म्यूटेशन आ रहा है, उसमें अगर कोई परेशानी आ रही है, उसमें अगर कोई तकलीफ आ रही है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से वो सही तरीके से म्यूटेट नहीं कर पा रहा है, या उसमें कोई एबनॉर्मलिटीज अगर आ रही है, तो ये कारण जो है वो बनता है इस कंडीशन का, यानी कि जिसे हम कहते हैं फाइब्रस डिस्प्लेसिया के बारे में। तो क्योंकि ये जो जहां से जो उसकी जड़ है, उसकी पक्का होने की जो उसका काम है, वो जड़ में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से जो फाइनल प्रोडक्ट है वो खराब निकल रहा है, जिसे सिंपल भाषा में हम लोग कह सकते हैं। एग्जैक्ट कॉज या फिर एग्जैक्ट कॉजेस ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन दैट लीड टू फाइब्रस डिस्प्लेसिया इज अननोन। अब ये म्यूटेशन आपके मन में आ रहा होगा कि ये क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, जो म्यूटेशन हो रहा है इसमें क्यों एबनॉर्मलिटी आ रही है, तो ये अननोन है। इस पर अभी भी रिसर्च चालू है कि ये जेनेटिक म्यूटेशन यानी कि ये क्रोमोसोम 20 में जो एबनॉर्मलिटीज हो रही है, जिसकी वजह से फाइब्रस डिस्प्लेसिया हो रहा है, वो कंडीशन अननोन है। लेकिन ये अभी तक माना गया है कि जो जेनेटिक म्यूटेशन हो रहा है, कि जो क्रोमोसोम जो जीन रिस्पॉन्सिबल है बोन के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, उसमें कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटीज आ रही है, जिसकी वजह से फाइब्रस डिस्प्लेसिया हो रहा है, क्योंकि जड़ से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मिल रही है। सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे, देखो हड्डियां कमजोर हैं, क्या क्या रहेगा उसमें आप समझ सकते हैं। एक तो फ्रैक्चर रह सकता है, पेन रहेगा, बार बार हम देखते हैं उसका शेप प्रॉपर नहीं रहेगा, मतलब आपकी बॉडी का जो शेप रहेगा वो सही तरीके से नहीं रहेगा। तो ये कॉमन जो सिम्टम्स हम देख सकते हैं, ठीक है। सम पीपल नेवर नोटिस सिम्टम्स डिपेंड्स ऑन द फ्यू फैक्टर्स, ठीक है। अभी ये कैसा है, जब तक कोई बंदा फ्रैक्चर नहीं महसूस कर, जब तक उसे किसी चीज को वो अनुभव नहीं कर रहा है कि मुझे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार मुझे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे क्या तकलीफ हो रही है, तो वो जब तकलीफ का एनालिसिस करेगा तब उसे जाके पता चलेगा कि हाँ ये कंडीशन जो हुई है वो इस कारण की वजह से हुई है। तो कुछ फैक्टर्स रहते हैं, जैसे कि हाउ मेनी बोन्स आर अफेक्टेड, विच पोर्शन ऑफ द बॉडी गॉट अफेक्टेड एंड हैव एक्सपीरियंस ऑफ बोन फ्रैक्चर। तो मेनली इसमें जब तक फ्रैक्चर नहीं होता है ना, अभी किसको भी हो सकता है, बचपन से लेकर किसी को भी हो सकता है, ठीक है। तो जब तक फ्रैक्चर नहीं होता है तब तक डॉक्टर डायग्नोसिस नहीं करेगा, उसका एक्सरे नहीं निकालेगा, तो उसे पता ही नहीं चलता है कि यार इसमें क्या तकलीफ है। तो कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि मान लो कि फ्रैक्चर होगा तो पता चल सकता है, एक सिम्टम्स है उसका। एक दूसरा कि अगर जब डायग्नोसिस करते हैं तो एक से ज्यादा, अगर एक है या फिर एक से ज्यादा हड्डियां जो हैं वो अफेक्टेड हैं, वो एक सिम्टम्स है इसका। तीसरा, शरीर के कौन से हिस्से की जो हड्डी है, जैसे कि मैंने आपके साथ कुछ एग्जांपल शेयर किए यहाँ पे, वहां पे क्या क्या अफेक्ट हो रहा है और उसके नियर बाय एरिया में और क्या क्या परेशानी हो रही है, वो जो है सिम्टम जो है वो देखे जाते हैं। ये कुछ फैक्टर्स जो है वो देखे जाते हैं। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर फटीग, स्पेशली इन द यंग चिल्ड्रन। काफी ज्यादा थकान होगी, क्योंकि हड्डियां भी काम करती है हमारे एक मूवमेंट के लिए, एक मसल्स के साथ मिलकर जो एक मूवमेंट के लिए, वो सही तरीके से अगर नहीं कर पाएंगी तो काफी ज्यादा थकान होगी, और खास करके बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है। बोन में पेन रहेगा और वीकनेस इन द एरिया अराउंड द अफेक्टेड बोन। बोन एक दर्द रहेगा और साथ ही साथ कमजोरी रहेगी उस पोर्शन पे जहां पे ये तकलीफ है, और उसके आजू बाजू के पोर्शन में, मतलब यहाँ पे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, और मसल्स में भी हो सकता है, ठीक है। बोन में फ्रैक्चर आ सकते हैं। मिस शेप बोन यानी कि बोन डिफॉर्मिटी, जो बोन का जो एक ढांचा है
वो सही तरीके से नहीं रहेगा। डिसकलर्ड डार्क पैचेस ऑफ द स्किन, स्किन पे रेडनेस आएगी, डार्क पैचेस आएंगे, उस दर्द की वजह से, उस पेन की वजह से जो हिस्टामाइन रिलीज होता है उसकी वजह से स्किन पे भी वो देखने को मिलता है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, ओवर एक्टिव थायराइड और अर्ली प्यूबर्टी। अब एंडोक्राइन ग्लैंड भी अगर अफेक्ट होती हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी हमने पहले भी वीडियो में समझाया, तो थायराइड वगैरह जो रहती हैं तो वहां पे ये अफेक्ट कर सकता है। और प्यूबर्टी जो है वो जल्दी आ जाती है। जो प्यूबर्टी का एज रहता है, जैसे कि लड़कियों में 8 से 13 साल रहता है, लड़कों में 9 से 14 साल एक एवरेज माना जाता है कि उस टाइम पे प्यूबर्टी जो है वो फेज रहता है। तो उस टाइम पे काफी ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो कभी कभी ये प्यूबर्टी क्या होती है, जो ये टाइम है इससे पहले आ जाती है। ठीक है। नेजल कंजेशन रहेगा। मान लो ये जो तकलीफ है ये जब फेस पे होगा, जैसे मैंने आपको बताया ना कि स्कल और जो फेशियल बोन्स अगर यहाँ पे अफेक्ट करेगा तो यहाँ पे नाक भी है, तो नेजल में जो कंडीशन मतलब कोई हड्डी है उसकी ओवर ग्रोथ हो गई है, आड़ी टेढ़ी ग्रोथ हो गई है, तो क्या करेगा कि नेजल को दब जाएगा इस तरीके से। तो कंजेशन होना, तकलीफ होना इस तरीके से होगा। अनइवन जॉ, जो जबड़ा है वो सही तरीके से नहीं रहेगा। ठीक है। बल्जिंग आई और प्रोप्टोसिस। तो प्रोप्टोसिस जो रहती है ये काफी कंडीशंस की वजह से होती है, मतलब बहुत सी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। तो ये वन ऑफ द रीजन है प्रोप्टोसिस के लिए। तो प्रोप्टोसिस पे अलग से टॉपिक तो लेंगे। इसमें होता क्या है, किसी कारण की वजह से जो आंखें हैं वो ऐसी गोल होकर बाहर आ जाती हैं। ठीक है। जिसकी वजह से आपको ब्लिंकिंग करने में तकलीफ होती है, आंखों में इन्फेक्शन होता है, क्योंकि ब्लिंकिंग से इन्फेक्शन जो है प्रोटेक्शन जो है वो मिलता है आईज को, जो एक मॉइस्चरनेस जो प्रोवाइडनेस होता है म्यूकस लेयर की वजह से, तो वो प्रोवाइड नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आंखों में इन्फेक्शन, रेडनेस होना शुरू होती है और आंखें इस तरीके से बड़ी जो है वो बाहर आ जाती हैं। उस कंडीशन को कहा जाता है प्रोप्टोसिस, यानी कि बल्जिंग आई। इसे बल्जिंग आई जो है वो कहा जाता है। तो ये एक वन ऑफ द रीजन है। और भी कई कारण हैं जिसकी वजह से प्रोप्टोसिस होता है। तो प्रोप्टोसिस का जो टॉपिक लेंगे तो डिटेल में बात करेंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं, अगर मान लीजिए कि फाइब्रोइड डिस्प्लेसिया अगर किसी को हुआ है तो उससे कॉम्प्लिकेशन क्या क्या तकलीफें जो हो सकती है। एक तो बोन फ्रैक्चर है, बार बार उसे थोड़ी थोड़ी चोट पे भी हो सकता है बोन फ्रैक्चर हो जाए। कहीं जंपिंग कर रहा है बोन फ्रैक्चर हो जाए, कहीं प्ले ग्राउंड में है तो खेलते खेलते बोन फ्रैक्चर हो जाए। कोई हार्श एक्टिविटी वो नहीं कर पाएगा जिसकी वजह से उसके बोन्स पे वो प्रेशर आएगा, वो बोन्स को जो है प्रेशर बियरिंग जो एबिलिटी रहती है वो नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से वो तकलीफ होगी। अफेक्ट द नर्व्स ऑफ द आईज एंड ईयर। तो मान लीजिए अगर चेहरे पे हो गया तो नर्व्स को अफेक्ट करेगा, नर्व्स को अफेक्ट करेगा तो आंखों को नर्व्स को अगर अफेक्ट किया तो देखने में प्रॉब्लम हो गई। सुनने के नर्व्स को अगर तकलीफ किया तो सुनने में तकलीफ आएगी, मतलब ईयर्स में तकलीफ आएगी। तो इस तरीके से तकलीफ होने के चांसेस रहते हैं। डायग्नोसिस, देखो हर फैक्ट जो है ये फिजिकली देखा जाएगा ये, क्योंकि वो ऑब्जर्व किया जाएगा कि फ्रैक्चर है, और वो बार बार अगर आपका डॉक्टर देख रहा है कि आपको फ्रैक्चर हो रहा है, वो एक्सरे वगैरह करवा रहे हैं, तो धीरे धीरे फिर वो कंक्लूजन पे आते हैं। अगर आपके जो सिम्टम्स है, मेन है कि जो आपको सिम्टम्स हैं, जो आपको महसूस हो रहा है, वो क्लियरली आप बताइए ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को, रूमेटोलॉजिस्ट को। जब भी हम इस तरह के कंडीशन में जाते हैं तो मेनली इस कंडीशन में तो ऑर्थोपेडिक के पास जाना पड़ेगा। तो ऑर्थोपेडिक के पास हम जब जाते हैं तो हमें जो सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, जो हड्डियों में जो दर्द, वो सही तरीके से और सही भाषा जो है, जो कि कॉमनली वर्ड इस्तेमाल होते हैं, उस वर्ड्स का इस्तेमाल करके उनमें बताना चाहिए। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डॉक्टर को ये समझने में कि एग्जैक्टली आपको तकलीफ क्या हुई है, उसकी वजह से वो आपको फिर सही तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। मेनली जो है इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन का सबसे बड़ा रोल है, डॉक्टर प्ले करता है उसमें। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप डायग्नोसिस ट्रीटमेंट करते हैं तो एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास आप जाइए, ना कि अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज होते हैं तो आप सोशल मीडिया या इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे जाके अपना डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करना शुरुआत करें। क्यों? क्योंकि हम जैसे लोग सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये कंडीशन, ये तकलीफ में क्या है और इसमें क्या क्या हो सकता है और इसके प्रिकॉशन ट्रीटमेंट क्या है, बेसिक एक इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि आपका बैकग्राउंड क्लियर हो जाए। और कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कुछ चीजें जो हैं वो समझने में आसान कर देता हूं मैं इस वीडियो के द्वारा, और कई लोग जो भी करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो एक कंफ्यूजन जो होता है टॉपिक में, वो क्लियर करने की कोशिश हम लोग करते हैं। अदरवाइज ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस पे हम लोग पूरा, मैं तो फोकस नहीं करता हूँ। जो लोग करते हैं मैं उन्हें वो रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ना करें, क्योंकि इससे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं पेशेंट के लिए, क्योंकि हमारे सामने पेशेंट नहीं है कि उसका क्या तकलीफ है, उसके क्या क्या चेंजेस हैं, उसमें क्या हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, उसके और कौन से हेल्थ इश्यूज हैं, तो वो हमारे सामने नहीं है। वो डॉक्टर के पास जब जाएगा, जब वो बताएगा, एनालिसिस होगा, तब सही तरीके से ट्रीटमेंट होगा। तो कुछ एक्सरेज, एमआरआई, सीटी स्कैन किए जाते हैं ये देखने के लिए कि जो बोन का शेप और फाइब्रस टिश्यू जो है वो किस तरीके से है, उसका जो ढांचा है फाइब्रस टिश्यू का और हड्डियों का वो किस तरीके से है, वो देखने के लिए कंफर्मेटिव टेस्ट जो है वो ये
की जाती है। ब्लड और यूरिन टेस्ट की जाती है ये देखने के लिए कि आपके शरीर में एंजाइम लेवल कितनी है, बढ़ रही है। अगर बढ़ रही है इसका मतलब ये है कि फाइब्रस टिश्यू जो है वो मल्टीप्लिकेशन अभी भी उसका चालू है, जिसकी वजह से एंजाइम लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है आपके शरीर में, इसलिए ब्लड और यूरिन टेस्ट करवाया जाता है। ब्लड में और यूरिन में अगर एंजाइम देखने को मिलते हैं तो बायोप्सी मैंने पहले ही बताया कि कोई भी हिस्से का जब बायोप्सी टेस्ट करवाने के लिए कहा जाता है, इसका मतलब कि वो शेप का या तो नीडल्स के द्वारा कुछ निकाला जाता है, कुछ हिस्सा या फ्लूइड या कुछ पार्ट, या फिर एक लेयर जो है वो कुछ सर्जरी के द्वारा या कट के द्वारा ली जाती है और उसे स्लाइड में रखा जाता है, उसे माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। उसे कहा जाता है बायोप्सी लेना, ताकि बायोप्सी लेके वो एक पर्टिकुलर डायग्नोसिस करने में वो हेल्प करता है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे डॉक्टर? एक तो ऑब्जर्वेशन, मतलब आपको कहेगा कि एक रेगुलर विजिट मेरे पास दीजिए, वो आपको ऑब्जर्व करेगा, कुछ ट्रीटमेंट आपको देगा साथ ही साथ, तो और एक उसके थ्रू फिर आपको धीरे धीरे ध्यान देगा कि आपको क्या फाइनली ट्रीटमेंट फिर देना है। तो एक ऑब्जर्वेशन में वो रखते हैं मेडिकेशंस, कुछ आपको मेडिकेशन देंगे जिससे आपका जो बोन की जो स्टेबिलिटी है वो मजबूत हो सके और आपको थोड़ा सा एक अच्छा फील हो सके, थोड़ा सा पेन बियरिंग एबिलिटी आपकी बढ़ा देता है। इस तरीके की मेडिकेशन आपको वो रिकमेंड कर सकते हैं। ब्रेसिंग वो लगा सकते हैं, कुछ सपोर्ट्स वगैरह जो है वो आपको दे सकते हैं। आपको चलने में कहीं मान लीजिए बेल्ट दे दिया, कहीं रॉड दे दिया, कहीं स्टिक दे दिया, या फिर कहीं सर्जरी करके अगर रॉड लगाना है तो वो भी इस तरीके के कर सकते हैं। फेशियली या कुछ बेल्ट वगैरह जिसका हम सपोर्ट लेते हैं, तो उस तरीके की चीजें आपको दी जाती हैं। सर्जरी फाइनल ऑप्शन है। ये सब कुछ करने के बाद अगर यहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट नहीं आता है और सर्जरी के चांसेस, जो सक्सेस के चांसेस हैं, बहुत कम है इसमें, क्योंकि बोन सपोर्ट नहीं करेगी, डॉक्टर भी क्या कर लेगा। तो सर्जरी, इसमें बोन ग्राफ्टिंग लगाई जाती है। मतलब क्या, जहाँ मान लो ये मेरे ह्यूमेरस बोन में है तो इस पोर्शन पे अगर ज्यादा तकलीफ है तो ग्राफ्टिंग लगाई जाती है। एक प्रकार का सपोर्ट जो है वो उस पोर्शन पे लगाया जाता है सर्जरी के द्वारा, ताकि वो बोन के उस हिस्से को जो है वो एक सपोर्ट मिल जाए, तो उसे बोन ग्राफ्टिंग कहा जाता है। बोन ग्राफ्टिंग पे अलग से टॉपिक ले लेंगे, पूरा डिटेल में इसका समझा दूंगा। बोन ग्राफ्टिंग में एक सपोर्ट जो है वो दिया जाता है उस हिस्से में जहाँ पे ज़्यादा तकलीफ है। तो इसमें कुछ सर्जरी के कुछ रॉड्स वगैरह भी लगाए जाते हैं, या फिर कुछ बोन ग्राफ्ट वगैरह की जो कुछ तरीके के सपोर्ट्स रहते हैं बोन के शेप के जैसे, वो भी जो है वो सपोर्ट में इस्तेमाल लाए जाते हैं। पर इसमें सर्जरी सबसे लास्ट ऑप्शन है, और नॉट की फाइनल, मतलब आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा ऐसे कोई चांसेस बिल्कुल नहीं है। पर अगर नीड है तो करवाना पड़ेगा। प्रिकॉशन या प्रिवेंशन आपके हाथ में नहीं है कि कोई जेनेटिकल म्यूटेशन हो रहा है क्रोमोसोमल में, अगर कुछ चेंजेस हो रहा है तो ये आपके हाथ में नहीं है। तो 100% तो आप प्रिवेंशन कर नहीं पाते हैं। और कंक्लूजन पे आना कि भाई इस तरीके का प्रिवेंशन आपको बताना है, इस तरीके का ट्रीटमेंट देना है, ये भी डॉक्टर के लिए सही नहीं रहता जब तक वो जेनेटिकली टेस्टिंग नहीं करता। जेनेटिकल टेस्टिंग करना, ये सब चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती हैं। जब तक वो फाइनल एनालिसिस होता नहीं है कि आपको कौन सी जेनेटिकली क्रोमोसोम की वजह से हेल्थ इशू हुआ है, तो वो क्रोमोसोम के या फिर वो जेनेटिकल म्यूटेशन पे आने के लिए काफ़ी समय लग जाता है, उसमें खर्चा भी ज़्यादा लग जाता है। उसके बाद फाइनल फिर ट्रीटमेंट देना है उससे रिलेटेड, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती है। तो बहरहाल ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मेथड हो जाती है अगर इसका जेनेटिकली म्यूटेशन कहाँ हुआ है, किस क्रोमोसोम्स पे, कौन से जीन की वजह से हुआ है, वो देखना है। तो अदरवाइज जो है वो जो इस तरीके की जो एक ट्रीटमेंट जो है वो इस कंडीशन में दी जाती है फाइब्रस डिस्प्लेजिया में। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मुझे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।